हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। कल हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम मूल अधिकारों का मूल्यांकन और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकारों को संविधान में लिखने के बाद आलोचकों द्वारा ये आलोचना की जाती है कि कहने को तो भारतीय संविधान में विस्तृत चार्टर के रूप में मूल अधिकारों की विवेचना की गई है, लेकिन प्रतिबंध के नाम पर मूल अधिकारों को इतना अधिक प्रतिबंधित कर दिया गया है कि एक हाथ से मूल अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से ले लिए गए हैं। तो हम कुछ आलोचना के बिंदुओं की यहाँ विवेचना करेंगे। पहला जो बिंदु है प्रतिबंध लगाना, मतलब मूल अधिकार दिए गए हैं और साथ साथ में उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो दी गई है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के नाम पर उस पर एक तरफ प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। स्वतंत्रता में केवल और केवल एक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अलावा सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर समय समय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आपातकाल में पूर्णतया स्थगित, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में जो आपातकाल लगते हैं उस समय राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी आपातकाल में सभी मूल अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के पास किसी तरह का अधिकार नहीं रहता। तो ये भी आलोचना का एक बिंदु है। व्यवस्थापिका की निरंकुशता, संविधान द्वारा संसद और कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये व्यवस्थापिका अगर कानून बनाते समय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो भी व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो अधिक मान्य होते हैं। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कानून मान्य रहता है और मूल अधिकारों का हनन होता है। सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग, जो भी सरकार है, जो दल है वो सत्ता में होता है तो वह मूल अधिकारों का उपयोग है वो अपने हितों के लिए भी करता है। इस तरह से समय समय पर सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग भी किया जाता है। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हालांकि इनको समान लाने के लिए, समान मुख्य धारा में लाने के लिए मूल अधिकारों में इनके लिए व्यवस्था की गई है, जैसे आरक्षण की व्यवस्था, लेकिन प्राय सत्ता पक्ष द्वारा इसका वोटों की राजनीति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी इस मूल अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता। शोषण के विरुद्ध अधिकार का दुरुपयोग, कहने को 6 से 14 वर्ष के बालकों को जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता, महिलाओं और बच्चों को से बेगारी नहीं करवाई जा सकती, दास्ता की प्रथा को खत्म किया गया है। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति प्राय इतनी कमजोर रहती है कि लोगों को जोखिम भरे कार्य भी करने होते हैं और बच्चों को भी श्रमिक आदि के रूप में कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ भी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का महत्व नहीं रह जाता है, तो इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। न्यायिक सुरक्षा लेकिन प्रक्रिया जटिल, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया एक तो इतनी जटिल है, खर्चीली है और लंबी है कि एक व्यक्ति के जीवन काल में अगर उसके मूल अधिकार का हनन होता है तो वह मृत्यु पर्यंत तक उसे उसके बारे में न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए भी मूल अधिकारों की आलोचना की जाती है। हालांकि इन कुछ बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जाती है, लेकिन इससे मूल अधिकार का महत्व कम नहीं हो जाता। भारतीय संविधान में विस्तृत रूप से नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं और नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए संसद और न्यायालय है वो संकल्पबद्ध है। अब हम नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करेंगे। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के सत्ता संचालन के लिए एक तरह से आचार संहिता है और संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को भी संविधान में विस्तृत रूप से स्थान दिया गया। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में रखने के पीछे मंशा ये थी कि नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता और राज्य के लिए अनुसरणीय नीति का विश्लेषण किया जाए। नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से
लिया है। प्राय इस पे ये प्रश्न है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड का संविधान। नीति निर्देशक तत्वों को समझाने के लिए हमने इनको 4 भागों में विभाजित किया है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 को 4 भागों में विभाजित करके नीति निर्देशक तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला, आर्थिक सुरक्षा संबंधी, यानी प्रत्येक नागरिक की आर्थिक सुरक्षा करने के लिए राज्य सरकारें हैं वो उनके प्रति उत्तरदायी रहेगी, उसको अनुच्छेद 39 से 43 में स्थान दिया गया है। थोड़ा बहुत अनुच्छेद 48 में भी इसका विवरण है। दूसरा जो नीति निर्देशक तत्व है उनका विभाजन किया गया है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी, यानी राज्य सरकारें नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को करते समय किन तत्वों का पालन करेगी, उनको अनुच्छेद 44 से 47 में स्थान दिया गया है। पंचायत, और जो तीसरा विभाजन है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी जितने नीति निर्देशक तत्व हैं उनका विवेचन अनुच्छेद 49 और 50 में किया गया है। यानी भारत राज्यों में किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था होगी, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक को न्याय मिल सके, इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वह इसमें विस्तृत विवरण है। चौथा जो विभाजन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी, अनुच्छेद 51 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य और संघ सरकार है वह अपनी नीतियों का संचालन इस तरह से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कोई क्षति नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 39 से 43 में इसके लिए व्यवस्था दी गई है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी नागरिकों के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस नीति निर्देशक तत्वों में आती है। पुरुष व स्त्री को समान वेतन, हमारे यहाँ संविधान में नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा गया है कि राज्य सरकारें अपने सरकारों का संचालन करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि समान कार्य के लिए पुरुष व स्त्री को समान वेतन दिया जाएगा। भौतिक साधनों का स्वामित्व व वितरण इस तरह से किया जाएगा कि किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और सार्वजनिक हित को सर्वोपरि स्थान होगा। संपत्ति और उत्पादन के साधनों में सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहेगा, यानी राज्य के द्वारा जितनी भी संपत्ति का उपयोग किया जाता है, जितना उत्पादन होता है उसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष के हित का ध्यान में न रखते हुए सार्वजनिक हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा। बालकों के स्वस्थ विकास और योग्यता वृद्धि हेतु समान अवसर मिले, इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकारों को करनी होगी। काम के लिए मानवोचित दशाएं, मतलब जब राज्य सरकारें कोई कार्य कराती है, श्रमिकों से श्रम करवाती है, मजदूरों से मजदूरी करवाती है, या कारखानों में जो भी जितना भी काम होता है, कार्य हो रहा है, उसमें ये ध्यान रखेगी कि वहाँ मनुष्यों के काम करने अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। जैसे कारखानों में इतना अंधेरा न हो कि उन्हें दिखाई न दे, या इस तरह की जोखिम भरी व्यवस्थाएं न हो कि उनके स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं कि प्रसूता अवस्था में महिलाओं को काम न करना पड़े, इसलिए प्रत्येक जो इतने भी आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें सवैतनिक अवकाश दिया जाए और श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए पूर्ण वेतन मिले, मतलब इतना वेतन अवश्य दे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करने में भी राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता है, वो भी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। हालांकि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक स्पेशल धारा जोड़ी गई और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा नीतियों का संचालन करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी कमजोर वर्ग है, महिला या मजदूर या श्रमिक वर्ग है, उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। और हमारे यहाँ कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता है
की व्यवस्था की जाएगी और ये व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई। कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग हो सके इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार करेगी, क्योंकि भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है और गांधी जी के सपनों का भारत है वो गांवों में बसता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने कृषि और पशुपालन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की और विशेष व्यवस्थाओं के साथ यह भी व्यवस्था करने के लिए ये उन्हें कहा गया कि इन सभी का वो काम है वैज्ञानिक ढंग से कर सके, यानी उनको उचित खाद बीज है वो प्रदान किए जाए, पशुपालन के लिए उनके पशुओं की बीमा की जाए। इस तरह की बहुत सारी योजनाओं के बारे में नीति निर्देशक तत्वों में है लिखा गया है। धन्यवाद। आप मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।